है मनोज झा के ठाकुर वाले बयान को लेकर के बिहार में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने इस पर अब पलटवार किया है, इस पर रिएक्शन आया है बीजेपी का। देखिए क्या कुछ कहा। कोई भी व्यक्ति को जाति का चादर नहीं उड़नी चाहिए। ये ब्राह्मण का अपमान नहीं है क्या? अगर मैं कहूं तो फिर जातिवाद हो जाएगा। एक बौद्धिक ब्राह्मण का, इसकी बौद्धिकता के कायल लोग होते हैं, सर्वश्रेष्ठ सांसद होने का खिताब मिलता है। मनोज झा के पैर के धूल के बराबर जिसकी राजनीतिक और बौद्धिक क्षमता नहीं है, वो भी सवाल खड़ा कर रहा है। विधेयक पर सदन के अंदर चर्चा हुई, चिर प्रतीक्षित मांग थी, वह कब पूरा होगा कोई नहीं जानता। सत्यनारायण स्वामी का लीलावती कलावती का कहानी है कि 24 के चुनाव में होगा कि 28-29 के चुनाव में होगा कि उसके बाद होगा। अब मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं नहीं कि इसका भाषाई अर्थ क्या है और इसके निष्कर्ष क्या निकाले जा रहे हैं। ये निश्चित रूप से ये दोनों के बीच का मामला है कि जो मंतव्य है उसका मंतव्य का अर्थ क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है। अब इस निष्कर्ष पर जब तक हमारी समझ नहीं होगी तब तक हम अपनी प्रतिक्रिया क्यों देंगे। उन पार्टी का काम है कि समाज को तोड़ो। वो ठाकुर ही क्यों बोले? वो दूसरा शब्द भी बोल सकते थे। तो भारतवर्ष के सारे ठाकुरों का उन्होंने अपमान किया है। लालू जी, तेजस्वी जी उनको पार्टी से निकालें, नहीं तो स्वयं माफी मांगे, नहीं तो ठाकुर समाज जब भी वो बिहार में आएंगे उनका विरोध करेगा। फिटकिड़ी झा है, वो नहीं चाहता है कि इस देश इस प्रदेश में जो मार्शल कौमें हैं, जो कृषक जातियां हैं, वो इकट्ठा हो। एजेंट बन के पार्टियों में बैठे हुए हैं ऐसे लोग। और किसके होंगे? जिनका केंद्र में सरकार है। ऐसे लोग तभी तक होंगे जब तक आरजेडी अस्तित्व में होगी। जैसे लगेगा कि कमजोर हो गया, सबसे पहले ये भाजपा के गोद में जाके बैठेगा। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, मनोज झा के ठाकुर वाले बयान को लेकर के सियासत गर्मा गई है। मनोज जी, ये यही महागठबंधन है जो जातिगत गणना करा रही थी। ये वही महागठबंधन है अशोक जी जो बिहार में जाति को लेकर के राजनीति करती है, सियासत करती है, वोट जीत करके आती है और सत्ता में रहती है। और अब वही उन्हीं महागठबंधन में जातियों को लेकर के विवाद चल रहा है और उस पर फिर से मामला सुलगता हुआ नजर आ रहा है। आइए हम आपको पहले ये दिखाते हैं कि मनोज झा ने वो कौन सी कविता गाई है जिसको लेकर के बिहार की सियासी पारा चढ़ चुका है। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। चलिए हम आपको बताते हैं अशोक जी की पूरा कविता क्या है और इस कविता को लेकर के इस पर इतना संग्राम क्यों छुड़ा हुआ है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजार की, बाजरा रोटी बाजरे की, माफ कीजिएगा, और बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मुठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर के। इसके आगे लिखा हुआ है अशोक जी, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। जब ये सब कुछ ठाकुर का तो फिर अपना क्या। ये इन्होंने सिर्फ मनोज झा ने ही इस कविता को नहीं गाया, इससे पहले एक्टर इरफान ने भी इस कविता को गाया है। मैं वो भी आपको सुनाती हूँ। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का,
खेत खलिहान ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। वाह। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। गांव, शहर, देश। तो अशोक जी, जिस कविता को इरफान खान ने गाया अभी और जिस कविता को मनोज झा ने सुनाया हम लोग को, वो कविता लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। ओम प्रकाश वाल्मीकि को लेकर कोई एक्शन नहीं, इरफान खान को लेकर कोई एक्शन नहीं। मनोज झा गाते हैं तो सियासत शुरू हो जाती है बिहार में। ये है बिहार में जातिगत गणना की जो शुरुआत हुई थी और जिस पर सियासत हो रही थी और उस पर जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी आरजेडी की तरफ से ही जगदानंद सिंह ने रामचरितमानस को लेकर के पोटेशियम साइनाइड की बात कही थी। सुनिए उन्होंने क्या बोला था। आप पढ़े हो तो मुझे बता दो कि भारत कब गुलाम हुआ, बताओ कब। तो यहाँ तक विदेशी आक्रमण हुआ, पहले हमारे बाहर के लोग आए, मुस्लिम लोग, फिर आया अंग्रेज लोग। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, इसी पर जरा मुझे बता दो, शायद हमारा ज्ञान वर्धन हो जाए। क्या भारत उस समय गुलाम हुआ जिसमें कर्पूरी ठाकुर जैसे और अंबेडकर साहब जैसे, लालू प्रसाद जैसे थे, उस समय गुलाम हुआ क्या? बोलो। तीनों ब्राह्मणों के टीका और शिखा पर भी इन्होंने टिप्पणी की थी। और रामचरितमानस को लेकर के अगर हम बात करें अशोक जी, तो चंद्रशेखर जी का भी बयान सामने आया था, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री, इतने जिम्मेदार पोस्ट पर होने के बाद भी रामचरितमानस जैसे सेंसिटिव ग्रंथ को लेकर के उन्होंने बयानबाजी की थी। वो भी सुन लीजिए पहले। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया कोई नहीं रखा, हमको इस बात का दुख है। अब मोहन भागवत की 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोग यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में। अगर आपको दिक्कत है तो मैं दे दूंगा। फर्क कहां है? गोदान के पात्र नहीं बदले जाएंगे, उनकी जातियां नहीं बदली जाएगी। गटर में उतरने वालों की जातियां अगर नहीं बदली जाएगी, तब तक इस भारत भूमि पर आरक्षण और जातीय गणना की जरूरत पड़ती है। अशोक जी, जिस प्रकार से भी आपने बयान सुने, तमाम प्रकार के बयान सामने आए हैं। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार बिहार में जातिगत गणना कराए, साक्षी है पूरा देश, इसको लेकर के काफी कुछ हुआ, मामला हाईकोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, तरह तरह की बातें भी सामने आई और ये भी मैसेज दी गई कि इस जातिगत गणना को केंद्र में भी कराया जाए। जाति को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर बार बिहार में चुनावी बैतरणी को पार किए हैं। अब क्या लगता है, क्या जिस तरीके से माहौल बनाए जा रहे, जिस तरीके से जातियों को लेकर के अटैक किए जा रहे एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे के ऊपर, महागठबंधन में ही इस बार बैतरणी पार कर पाएंगे? देखिए, इस पर हम विस्तृत बाद में बात करेंगे, क्योंकि बिहार के डीएनए में कहता है कि जाति है और इसको सभी दलों के नेताओं ने माना भी है। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना आप सुना रहे थे या सुना रही थी, वो 1981 में ही लिखा गया है। 2006 में ये सदियों का संताप उनकी एक पुस्तक है, उसमें फिर ये रचना आई, कविता संग्रह में ये चर्चा का विषय बनी। आपने इरफान जी का सुनाया, 2020 में ही इरफान जी की मृत्यु हो जाती है, उसके पहले ही उन्होंने इस कविता का पाठ किया है। लेकिन ये 2023 में अगर मनोज झा ने महिला आरक्षण बिल के मामले को लेकर के अगर राज्यसभा में अपनी बात कही, तो आखिर इतना बड़ा बवाल क्यों, आखिर इतना बड़ा हंगामा क्यों? और वो भी अर्जुन मेघवाल, आपने अपने दर्शकों को दिखाया है कि अर्जुन मेघवाल जो राजस्थान से आते हैं, वो सुन करके हंस रहे हैं, मंत्री हैं बीजेपी के। आपत्ति तो उनको करना चाहिए कि आपने ठाकुरों का अपमान किया। आपत्ति वह व्यक्ति क्यों कर रहा है जो आरजेडी में है? आरजेडी में ही चेतन आनंद है, सबसे पहले उन्होंने आवाज़ उठाई। फिर आनंद मोहन की बात करें तो आनंद मोहन ने
कितनी बड़ी बात कही है वो हम लोगों ने दिखाया। इसके बाद नीरज कुमार बबलू, जाने जाते हैं कि आनंद मोहन के साथ नीरज कुमार बबलू का क्या संबंध रहा है। दल कोई भी हो, दिल आनंद मोहन और नीरज कुमार बबलू का एक ही साथ। आज आपने देखा कि ऋषि मिश्रा जो आरजेडी के प्रवक्ता रह चुके हैं, पूर्व विधायक हैं, उसी सुपौल इलाके से आते हैं, यानी कि कोसी के इलाके से आते हैं। उन्होंने अमित शाह जी को पत्र लिखा है और उसमें बीजेपी नेताओं का हवाला दिया, जिसमें नीरज कुमार बबलू की भी चर्चा की है। और फिर उन्होंने आनंद मोहन का नाम इशारों में लिया है और वायु श्रेणी के सुरक्षा की मांग केंद्रीय गृह मंत्री से की है। आपने पूछा कि ये सवाल क्यों? ये सवाल इसलिए कि आनंद मोहन बहुत दिनों के बाद जेल से आए हैं और आप याद करिए तो पिछले अप्रैल के महीने में जिस तरह से आनंद मोहन जेल से बाहर निकले और जो हंगामा मचा, और पक्ष और विपक्ष यानी कि बीजेपी ने जिस तरह से टारगेट किया था, जो 26 लोगों को मुक्त किया गया था, तो आनंद मोहन कहीं न कहीं टारगेटेड थे और उनके खिलाफ में मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। आनंद मोहन बहुत दिनों के बाद बाहर निकले और समूचे बिहार में उन्होंने दौरा भी किया बीजेपी के खिलाफ में। आनंद मोहन को लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा, चूँकि कभी आनंद मोहन की छवि रॉबिन हुड की थी और खास करके राजपूत लॉबी में वो काफ़ी मजबूत नेता माने जाते थे। यही वजह है कि आरजेडी के उम्मीदवार को आनंद मोहन ने उपचुनाव में हराया था और उसमें किनको हराया था? सत्येंद्र बाबू की जो हैं सो बहू को उनको हराया गया था, किशोरी सिन्हा को चुनाव में हराया था। तो आप ये समझिए कि आनंद मोहन की छवि क्या थी। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है ना, कि चुनावी महाभारत सामने है और आनंद मोहन के लिए इससे बेहतर कोई अवसर नहीं था कि फिर वो अपने समाज के लोगों को ये मैसेज दें कि उनके अकेले नेता वही हैं अभी भी। क्योंकि जगदानंद सिंह की तो बात आपने कही ही, रघुवंश बाबू गुजर गए हैं, प्रभुनाथ सिंह जेल में हैं, यानी कि कहीं न कहीं राजपूत लॉबी में मतलब जो बड़े चेहरे हैं वो कहीं न कहीं अभी साइड में है या कालकलवित हो गए हैं। आनंद मोहन के लिए ये सबसे बड़ा अवसर था, इसलिए आनंद मोहन ने ये टारगेट किया। अब सवाल उठता है कि क्यों आरजेडी में रह करके, आरजेडी में उनके बेटे हैं और फिर वो आरजेडी के मनोज झा, जिनका लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के साथ क्या संबंध है ये आनंद मोहन भी समझते हैं। लेकिन अब आप ये समझिए कि जातीय आधार पर जो आपने सवाल पूछा है, जातिगत गणना को लेकर के नीतीश कुमार और पूरा इंडिया गठबंधन ये है कि ये गणना अगर आ जाती है तो देश में जो समाज के वंचित और पिछड़े लोग हैं उनको न्याय मिलेगा। मनोज झा भी न पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, न आनंद मोहन आते हैं। ये कविता मनोज झा की बनाई नहीं है। मनोज झा ने राज्यसभा में कहा कि इसको दिल पर मत लीजिए, उसके बावजूद भी ये हंगामा क्यों बढ़पा? इसके पीछे मुख्य मकसद है कि आनंद मोहन कहीं न कहीं चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में, चूंकि राजपूत जाति एक मजबूत जाति है और अभी भी 28 उसके विधायक हैं, 30 से 35 सीटें ऐसी हैं जो राजपूत प्रभावित क्षेत्र है और 28 विधायक हैं। उस 28 विधायक में आप ये समझ लीजिए कि 15 से ज़्यादा विधायक बीजेपी से आते हैं। कहीं न कहीं आनंद मोहन को लगा कि इस कुनबे को तोड़ना है, इसलिए अपने दल के भीतर ही, कल आनंद मोहन अगर दल से निकाले जाते हैं, यानी कि उनके बेटे को बाहर निकाला भी जाता है, तो वो कहेंगे कि अपनी जाति के लिए हम शहीद हो गए। और यही वजह है कि आनंद मोहन ने इस मामले को उठाया है, जिससे सियासत गरमाई है। अब सवाल उठता है तो इस पर फिर लालू प्रसाद यादव और नीतीश मौन क्यों हैं? आज आपने देखा है उसका एक्शन। लालू प्रसाद यादव आए नीतीश के पास इसी मामले को लेकर के, नीतीश से जो ही मुलाकात होती है ललन सिंह का बयान आ जाता है कि मनोज झा ने सही कहा, और लालू और नीतीश से मुलाकात के बाद ऋषि मिश्रा का लेटर चला जाता है अमित शाह के पास। ये कहीं न कहीं आरजेडी भी असहज महसूस कर रही है, कहीं न कहीं उसको लगता है कि इससे उसकी छवि खराब हुई है। लेकिन लालू प्रसाद यादव तो इसी के लिए मशहूर रहे हैं, भूरा बाल साफ करो या परवल जैसे नारे उनके खिलाफ जो लगते रहे, उसमें तो साफ है कि जो ऊंची जाति के 4 लोग हैं, जातियां प्रमुख भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लल्ला, उसके खिलाफ में लालू प्रसाद की छवि बनाई गई है। ठीक चुनाव से पहले ये जो रणनीति बनाई जा रही है, आप समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन के अंदर ही 2 दल कल तक आमने सामने थे। आनंद मोहन अगर आरजेडी के हैं तो संजय सिंह जदयू के हैं, और दोनों ने मिलकर के मनोज झा पर हमला किया है। जदयू ने उसे पेचअप करने की कोशिश की है। लालू प्रसाद यादव अब कितना लगाम लगा पाते हैं, तेजस्वी कितना लगाम लगा पाते हैं चेतन आनंद और आनंद मोहन पर, लवली आनंद पर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि चुनावी नैया पार करने के लिए नेताओं ने अपनी चाल चल दी है।
बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए हो या आनंद मोहन खुद बड़े नेता बनने के लिए, फिर उन्होंने एक चाल चली है। और उस जातीय राजनीति में इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख दल ही आपस में फंस गए हैं। देखिए आगे आने वाला अंजाम क्या होता है। फिलहाल कह सकते हैं कि इसी को लेकर के सियासत गर्म है।